हेलो एवरीवन, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेज भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार आज आपका तीसरा टॉपिक है वर्णमाला। इसको चालू करने से पहले वर्णमाला को मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूपी टेट के लिए है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम वर्णमाला को आपको जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आते हैं इसमें उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक आपका वर्णमाला। वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, जैसे ध्वनि क्या है, वर्ण कैसे बनता है और शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि। अगर ध्वनि की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। देखिए कहीं कहीं पे सबसे छोटी की जगह लिखा हुआ मिलता है लघुत्तम। लघुत्तम इकाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, अगर सबसे छोटी की जगह लघुत्तम इकाई देता है तो भी आपका ध्वनि ही कहलाएगा। इसके बाद देखेंगे वर्ण। वर्ण की बात करें अगर ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। देखिए ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है शब्द। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है शब्द के बारे में, वो पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। देखिए प्रश्न किस हिसाब से पूछता है, जैसे पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या फिर पूछ लिया भाषा की लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन में अगर दे दिया शब्द, वर्ण और ध्वनि, अक्षर, अगर चारों ऑप्शन में आपके आ गए तो आपको लगाना क्या है, ध्वनि लगानी है। अगर सबसे छोटी जहाँ लघुत्तम पूछता है तो भी आप ध्वनि ही लगाएंगे। अब अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम की बात करता है, यहाँ पे केवल लघुत्तम इकाई है तो इसलिए ध्वनि है। अगर सार्थक की बात करें तो सार्थक शब्द में आ जाएगा आपके। अब आइए हम देखते हैं वर्णमाला। आपका शुरुआत करते हैं। ये आपके बेसिक चीज़ें थी जहाँ पे एक दो क्वेश्चन हर बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है, टेट में भी पूछता है, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं टीचर की दृष्टिगत से रखी जाती हैं सब में पूछता है। तो हम बात करते हैं वर्णमाला की। अगर वर्णमाला की बात करें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला की जो संख्या होती है वर्ण की, वो 52 होती है। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब हम बात करें अगर उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो इसको भी हम देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले होगा स्वर। एक स्वर होता है और दूसरा जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है? व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। उच्चारण दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। अब हम स्वर की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा होगी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें स्वर में कि स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है, अगर हम बात संख्या की करते हैं तो संख्या जो है आपकी स्वर में वो 11 होती है। लेकिन देखिए किताबों में कहीं कहीं अयोगवाह को जोड़ करके भी बताया जाता है कि स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। लेकिन अगर पेपर में आता है आपके स्वर कितने हैं तो स्वर 11 आपको टिक करना है, 13 नहीं टिक करना है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर स्वर में बात करता है कि मात्रा कितनी है तो मात्रा आपकी 10 होगी। अब हम देखते हैं स्वर में कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये आपके स्वर हो गए। हमने बताया स्वर की संख्या जो है 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात करते हैं अगर मात्रा की। हम मात्रा 10 क्यों है? क्योंकि हम छोटा आ की मात्रा को नहीं गिनते हैं और बड़ा आ की मात्रा का बोध इससे करते हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की, ए की, ऐ की, ओ की और ए आपका औ की मात्रा होता है। अब हमने बताया संख्या स्वर की 11, मात्रा 10। अब पहुंचते हैं हम व्यंजन की बात करते हैं। अगर हम व्यंजन की परिभाषा को देखें, इसमें बोला गया स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन की बात करें हम, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर बात करता है कि व्यंजन कितने हैं तो व्यंजन जो है वो आपके 33 हैं। अगर पूछता है कि स्वर और व्यंजन दोनों मूलतः कितने होते हैं तो दोनों जो हैं, अगर मूलतः की बात करता है तो दोनों मूलतः 44 होंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे, इस वीडियो में स्वर की चर्चा करेंगे।
कि स्वर कौन कौन से होते हैं, किस उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कैसे स्वर बनाए जाते हैं, बनते हैं, उनकी हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है आज स्वर में कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर, तो ये हमारे जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर को ही एक नाम पे और जानते हैं, मूल स्वर। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर। देखिए, एक मात्रिक स्वर का मतलब होता है ह्रस्व स्वर में कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का बोध हो उसे हम एक मात्रिक स्वर कहेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का बोध हो, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और बात करते हैं अगर प्लुत स्वर की, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, और ये ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से दुगना का समय जो ले वो आपका प्लुत स्वर कहलाता है। अगर इसमें बात करें हम आपके, तो इसमें होता है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये आपके जो 4 हैं ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। अगर दीर्घ स्वर की हम बात करें, तो दीर्घ स्वर में आपके आएंगे छोटा आ से, इसमें बड़ा आ 2 मात्रा का बोध जहाँ होगा, बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ। ए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपके 7 हैं ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है, इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। लेकिन आपके एग्जाम के में, परीक्षा में आपके एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये ओम जो है कौन सा स्वर है। तो ओम आपका जो है प्लुत स्वर है। जैसे उच्चारण में हमने बताया त्रिमात्रिक, यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना, दीर्घ से 2 गुना का जो समय लगेगा वो आपका प्लुत स्वर कहलाएगा। जैसे हम अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं, आप देखिए कभी आपके यहाँ अगर कथा हो तो वहाँ अगर ओम का उच्चारण होगा तो इसी तरीके से होता है, क्योंकि ये त्रिमात्रिक होता है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लुत स्वर में कौन सा स्वर है। तो आपको कई चीज़ें लिखी रहेंगी, कई ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ओम रहता है, यही ओम ऑप्शन आपका सही होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर।
अगर बात करता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर, तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। इनमें भी पहला जो है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुल्स स्वर की जगह है यहाँ पे हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। ये आपका संयुक्त स्वर हो गया। अब बात करते हैं उत्पत्ति का मतलब जो होता है जन्म। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। अब हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। अगर जिन स्वरों के जन्म का पता ना हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर पूछता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर में ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो इसमें कोई ह्रस्व स्वर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर जो है यहाँ पे आपका, इसमें 2 ह्रस्व स्वर, 2 ह्रस्व स्वर होंगे दीर्घ स्वर में, और वो जो है समान होंगे। जो ह्रस्व स्वर हैं इसमें वो समान होंगे और इनका जो होता है योग, यही आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब हम यहाँ देखते हैं 2 ह्रस्व स्वर, वो भी क्या हो? समान हो और इनका जो है योग हो। अब देखते हैं छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर में आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर को सबसे पहली चीज की परिभाषा देखेंगे। 2 असमान स्वर, 2 असमान स्वर होंगे। कैसे क्या होंगे? स्वर होंगे, 2 असमान स्वर होंगे और इनका जो है योग होगा, तब ये जाके संयुक्त स्वर बनेगा। और इसमें जो है 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। अब ए कैसे बनता है? ए जो बनेगा आपका आ धन ई मिलके आपका ए बनाएगा। ऐ आ धन ए दोनों मिलके ए बनाएंगे। आ धन ऊ बराबर ऊ हो जाएगा। औ की बात करें, आ धन ओ बराबर औ। आइए इसको हम समझ लेते हैं। पहले ह्रस्व स्वर में हमने बताया जिन स्वरों का जन्म जो है, जिन स्वरों का जन्म का पता ना हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। 2 ह्रस्व स्वर हो, समान हो, इनका योग भी हो, तब ये जाके दीर्घ स्वर बनेंगे। जैसे हम बात करते हैं छोटा आ की। अगर हम बात करते हैं बड़ा आ की, इसमें 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये 3 होंगे। तो बड़ा अगर जैसे हम देखें, बड़ा आ कैसे हम बनाएंगे? 2 ह्रस्व स्वर हों, छोटा आ धन छोटा आ, 2 ह्रस्व स्वर हो गए। और ये क्या है? समान भी हैं, दोनों समान है, छोटा आ धन छोटा आ। अब इनका जो योग हम करेंगे वो होगा बड़ा आ। अब बात करते हैं बड़ी ई की। तो बड़ी ई जो है 2 ह्रस्व स्वर हों, छोटी ई धन छोटी ई, 2 ह्रस्व स्वर हो गए। अब इनका ए है कैसे? समान है, ये समान हो गए। अब इनका जो योग होगा वो जाके बड़ी ई बनेगा। अब बात करते हैं बड़ा ऊ की। बड़ा ऊ का अगर हम तोड़ें, 2 ह्रस्व स्वर, छोटा ऊ धन छोटा ऊ, 2 ह्रस्व स्वर हो गए। और एक ऐसे स्वर हैं समान स्वर हैं, तब इनका योग जाके बड़ा ऊ बनाता है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। 2 असमान स्वर हों और इनका योग भी हो, तब जाके संयुक्त स्वर बनेगा। अब बात करें अगर ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या जो है टोटल 4 होती है। एक ऐसे बनता है आ धन ई मिलके ए बनेगा आ धन ई, आ 1 हो गया, ई 2 हो गया।
दो हो गए और दोनों कैसे हैं, असमान है। दीर्घ में क्या था, दो ह्रस्व हैं लेकिन समान है, आ धन ई, आ धन आ, ए समान होता है, लेकिन इसमें क्या है, आ अलग है, ई अलग है, ये दोनों असमान स्वर हो गए और इनका जो योग बनेगा वो ए बनेगा। अब बात करते हैं ए की, आ धन ए असमान स्वर हो गए, दो हो गए और इनका जो योग होगा वो ए बनाएगा। फिर बात करते हैं ओ की, दो स्वर हैं लेकिन कैसे हैं, असमान है, आ धन उ, इन दोनों का योग ओ बनाएगा। अब बात करते हैं औ की, आ धन ओ, दो स्वर हैं लेकिन कैसे, समान नहीं है, असमान है, आ धन ओ, असमान हो गए और इनका जो योग बनता है वो औ बनता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अब तीन प्रकार के कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले अग्रस्वर, सबसे पहले आएगा अग्रस्वर, फिर आएगा मध्य स्वर, फिर आपका आएगा पश्च स्वर। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर, हमारी जीभ जो है अगर उच्चारण करेगा स्वर का तो तीन ही प्रकार से करेगा, एक अग्र होगा, दूसरा मध्य होगा और तीसरा पश्च होगा। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा जीभ है, एक, दो और तीन, तीन भाग में है ये जीभ। पहले भाग को हम कहेंगे अग्र भाग, दूसरे को कहेंगे मध्य भाग और तीसरे को कहेंगे पश्च भाग। तीन भाग हैं जीभ के, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग में हमारा जो आएगा वो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, और मध्य में छोटा आएगा। और पश्च भाग में आपका छोटा से बड़ा आ हो गया, छोटी ई बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ए इसमें है तो ओ और औ, ये आपके पश्च भाग में आएंगे। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, मध्य भाग में आ, पश्च भाग में छोटा आ का बड़ा आ हो गया, छोटी ई बड़ी ई यहाँ पे है, उसके बाद आता है छोटा ऊ, फिर आता है बड़ा ऊ, फिर ए यहाँ पे हो गया तो ओ और आओ। अब देखिए मध्य स्वर जो हैं वो एक हैं और अग्र स्वर जो हैं वो चार हैं, और पश्च स्वर की अगर हम बात करें तो पश्च स्वर आपका 5 होता है। अब देखिए अग्र स्वर की अगर परिभाषा की बात करता है, क्योंकि देखिए परिभाषाएं पूछी नहीं जाती हैं पेपर में, क्योंकि उनका केवल फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे केवल फैक्ट दिया जा रहा है और इसकी परिभाषाएं हम आपको बोल के बता दे रहे हैं, लेकिन लिखना हमको जरूरी नहीं लग रहा है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। अग्र स्वर का मतलब हुआ जिन स्वरों का उच्चारण हमारे जीभ के अगले भाग से हो वो हमारे अग्र स्वर कहलाएंगे, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। अब बात करते हैं मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर का मतलब हुआ जिन स्वरों का उच्चारण हमारे जीभ के बीच के भाग से यानी कि मध्य भाग से हो उसे हम मध्य स्वर कहेंगे, जो है आ। अब ये आ जो है हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल यही निभाता है। मध्य स्वर कौन से हैं ऑप्शन दे देगा, मध्य स्वर कौन से हैं, छोटी ई ऑप्शन दे दिया, बड़ी ई दे दिया, आ दे दिया, उ दे दिया। अब इसमें पूछ लिया कि मध्य स्वर कौन से हैं, तो मध्य स्वर आपका आ होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे
क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो मध्य स्वर में ही होता है। अब बात करते हैं पश्च स्वर का। जिन स्वरों का उच्चारण हमारे जीभ के पिछले भाग से हो उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब इसके बाद हम बात करते हैं होंठ के आकार के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ये आपका यहीं पे समाप्त होता है जीवास्थान के आधार पर स्वर। होंठ स्थान के आकार पर स्वर। तो ये जो हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। पहला है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और दूसरा जो होगा उसका नाम होगा आवृत्ताकार। अगर हम बात करें वृत्ताकार का तो वृत्त का मतलब होता है गोला और कार का मतलब होता है आकार। जब हमारा ओंठ जो है बोलते वक्त जिन स्वरों का उच्चारण वो करे ओंठ पे उसका आकार जो है वो गोलाकार हो जाए उसे हम जो है वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से स्थान होते हैं, इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये हमारे चार जो हैं ये हमारे वृत्ताकार हो गए। इसका उच्चारण होंठ के गोल होने पे होता है। अब अवृत्ताकार, आ मतलब हुआ नहीं, वृत्त मतलब गोला और कार मतलब आकार, मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओंठ गोलाकार ना हो उसे हम अवृत्ताकार कहेंगे। अब अवृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आते हैं हमारे? इसमें क्या आ गया? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब इसमें जो बचेगा ओ आ जाएगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये हमारे जो हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 जो हैं आवृत्ताकार हो गए। क्योंकि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ वृत्ताकार में हो गए। अवृत्ताकार में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ अवृत्ताकार में हो गए। अब इसके बाद हमारा एक बच रहा है जिसका नाम हो रहा है मुख स्थान के आधार पर स्वर, या मुंह के, आप मुंह भी कह सकते हैं, मुख भी कह सकते हैं। देखिए मुख स्थान के आधार पर स्वर कितने हैं? तो 2 होते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। देखिए मुख हमारा या तो पूरा बंद होगा या तो पूरा खुला रहेगा। अगर हम बात करें पूरा बंद की, पूरा बंद की बात अगर हम करें तो इसे संस्कृत में हम बोलते हैं समृद्ध। अगर हम बात करते हैं पूरा खुले की, अगर पूरा खुला हो तो इसको हम बोलते हैं विवृत। अब देखिए समृद्ध हो गया एक हो गया विवृत। 2 प्रकार के हैं। आप मुख 2 ही प्रकार से खोल सकते हैं, या तो पूरा खोलेंगे या तो पूरा बंद रहेगा आपका। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बनती है। समृद्ध का एक और भाग होता है जिसे कहते हैं अर्ध समृद्ध, और विवृत का भी इसी तरीके से एक और भाग होगा जिसे कहते हैं अर्ध विवृत। अर्ध विवृत मतलब हुआ आधा मुंह खुला हो, और अर्ध समृद्ध मतलब हुआ आधा मुंह बंद हो। अब पूरा बंद हो गया, अब एक बार आधा भी बंद होना चाहिए ना, आधा बंद। यहाँ पे पूरा खुला, यहाँ पे भी हम थोड़ा कर देते हैं आधा खुला। अब देखिए पूरा हो गया, एक पूरा बंद हो गया, एक पूरा खुला हो गया, एक आधा बंद हो गया, एक आधा खुला हो गया। अब हम अगर बात करें कि पूरा बंद यानी कि समृद्ध में हमारे कौन कौन से आएंगे, तो छोटी ई,
बड़ी ई, ऊ और ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे चार जो हैं ये सम्मिलित हो गए। अब बात करते हैं हम पूरा खुला यानी विवृत की। विवृत में केवल एक ही वर्ड आता है जिसे बोलते वक्त हमारा पूरा मुख खुलता है, वो होता है बड़ा आ। जैसे हम पढ़ते हैं ना आ, ई, इस तरीके से। तो ये हमारा, अगर बात करें पूरा खुला की, तो एक ही होगा जिसका नाम है बड़ा आ। ये चार हो गया, ये हमारा एक वर्ड हो गया। अब बात करें हम अर्धसम्मिलित की, जो आधा बंद होता है, तो इसमें क्या होगा, ए और ओ, ए और ओ, ये हमारे इसमें जो हैं दो हो गए, जो अर्धसम्मिलित में है, आधा बंद है। अब बात करते हैं अर्धविवृत की, जो आधा खुला होगा। बच कौन कौन सा स्वर रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, ए और औ। अब इसमें क्या बच रहे हैं देखिए, छोटा आ, छोटा आ बच रहा है, छोटा आ के बाद बड़ा आ हो गया, फिर छोटी ई हुआ, बड़ी ई हुआ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए हो गया, फिर क्या बचा, ए बचा, और ओ पे, ओ के बाद क्या होगा, औ होगा। ये हमारे तीन है। अब देखिए पूरा बंद यानी सम्मिलित, ई, ऊ और री, इसमें री भी आप जोड़ लीजिए। पूरा बंद में आपके ई, ऊ और री, कहीं कहीं 4 लिखा रहता है, किसी किसी किताबों में, किसी में 5 लिखा रहता है, इसलिए हमने री भी लिख लिया है। और अर्धसम्मिलित 2 हो गए, ए और ओ। पूरा खुला विवृत एक वर्ड हुआ जिसका नाम है बड़ा आ। अर्धविवृत आधा खुला है जो छोटा आ, ए और ओ, ये चीज हो गए। अब आपके स्वर में केवल एक चीज बच रहा है, क्योंकि स्वर 11 होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अब बच क्या रहा है, 2 चीज जो हमने आपको शुरुआत में बताया, कहीं कहीं किताबों में अंक आहा को जोड़ देते हैं। अब देखते हैं अंक और आहा के बारे में। अब बात करते हैं हम अयोगवाह की। अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह जो हैं ये 2 शब्द हैं। कौन कौन से हैं, सॉरी 2 वर्ण हैं। दो वर्ण हैं, अंक और आहा। ये हमारे 2 वर्ण अयोगवाह हैं। अब देखिए अयोगवाह की परिभाषा की अगर हम बात करें तो आ धन योग धन वाह। आ मतलब हुआ नहीं, योग मतलब हुआ जुड़ना, और वाह मतलब हुआ चलना। इनका मतलब हो गया नहीं जुड़ना चलना का, कि अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ चल लेते हैं। अब हम बात करते हैं अयोगवाह में एक भाषा वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किशोरीदास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार अयोगवाह यानी कि अंक और आहा, ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं,
लेकिन जरूरत पड़ने पर ए स्वर और व्यंजन दोनों के साथ चल लेते हैं, दोनों के साथ चल लेते हैं। लेकिन अयोगवाह को इन्होंने इतना ही बताया। इसकी पूर्ण विशेषता जिन्होंने दी, इनकी पूर्ण विशेषता जिन्होंने दी, उनका नाम था कामता प्रसाद गुरु। इसकी जो पूर्ण विशेषता दी अंक आहा की, उनका नाम था कामता प्रसाद गुरु। आज आपका स्वर का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में आपको, अगले वीडियो में व्यंजन के बारे में बताया जाएगा कि व्यंजन 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, घोष, अघोष, अघोष, इन सब की चर्चाएं अगले वीडियो में आपको दी जाएंगी। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई चीज़ छूटती हो, इसमें कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है जो ना बताया गया हो, वो आप कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। आपके कमेंट का समाधान जो है हम अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।